जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम करने जा रहे हैं दूसरा क्लास। कल तो कहे थे कि वन शॉट में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन आज कोई कारणवश एगो हमनी के महत्वपूर्ण छात्र नहीं आया था कल, इसीलिए आज बढ़ाना पड़ा क्लास के, है ना। वो इतना महत्वपूर्ण छात्र है कि जिस दिन मजा वाला टॉपिक आता है उसी दिन क्लास छोड़ देता है वो, और फिर ऑनलाइन वीडियो ढूंढता है। तो ऑनलाइन कोई मजा आता है? क्लास में जब मजा होता है तो वीडियो बंद कर दिया जाता है ना। अभी बूट खा रहे थे तब मजा आया था ना खाए में हमको, तब वीडियो चल रहा था बस। तो क्लास आओ डेली। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां के जनन चैप्टर। कल हम लोग पढ़ लिए थे अलैंगिक वाला, है ना, जिसमें लिंग के कोई कार्य नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक वाला, है ना, जिसमें लिंग का कार्य है, और खास करके नर और मादा वाला। तो आज तो उन्हीं के वो क्रिया खिला रहे हैं। अगर कोई फालतू हंसेगा, जब हम हंसेंगे ना तब हंस सकता है, क्या कि जहाँ हम हंसेंगे वहाँ समझो कि कुछ है। तुमको मान लो कोई चित्र दिखाएं, तो जौन सा चित्र दिखाएंगे सिर्फ वही चित्र दिमाग में चलना चाहिए। ऐसा न कि ये चित्र चलाएं और ये चित्र के तुम अलगे नज़रिया से सोचने लगा। ये आज के दिन नहीं होना चाहिए, खाली आज के दिन, ठीक है। आज जौन चित्र बताएंगे उसी चित्र को समझना, क्या है कि बहुत ज़रूरी है। हम जब पढ़ते थे क्लास में तो हमनी के तो चित्र नहीं दिखावल गया, किताबें में देखते चित्र के बारे में बताए वो नहीं किए थे, बड़ी लजाते थे। चल दिए ऐसे ही पार कर दिए थे, है ना। तो हमनी के उतना मज़ा नहीं आया था, बहुत गुस्सा हुए थे कि नहीं होता है गुस्सा, गुस्सा रूस गए थे कि भाई सर नहीं बताए, मज़ा आता नहीं बताए। लेकिन हम ही नहीं चाहते हैं कि तुहनियो हमको से रूस जाओ, यह बता रहे हैं बाबू। और तुहनी हंसना नहीं था तो फिर हम रूस जाएंगे। चलो कल ही बता दिए थे, है ना। जनन बता दिए थे, डीएनए बताए, विभिन्नता का महत्व बताए डीएनए में, प्रजनन के प्रकार बताए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक अलैंगिक खत्म हो गया, लैंगिक में भी थोड़ा सा खत्म हुआ, है ना। जैसे इस सब के, तो इस सब के हम नहीं जानते हैं कोई। ये देखो अलैंगिक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, अलैंगिक जनन की विधि है कुछ, इतना प्रकार का होता है। जैमें बीजाणु संबंध है, बीजाणु समासंग है जो दोबारा लिखा गया है, मैंने कि इतना होता है ना। आगे चलो। विखंडन है, विखंडन में दो प्रकार के, द्विविखंडन, बहुविखंडन। खंडन, पुनर्जन्म, मुकुलन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन। इससे आता है क्वेश्चन, ये रहता है इंपॉर्टेंट। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ हम यह ला इतना स्पीड में बता रहे हैं कि हो चुका है ना, तुमको ही रियलाइज करा रहे हैं कि हो गया है पढ़ाई। उत्तक संवर्धन यह हो गया है, द्विविखंडन, अलैंगिक प्रजनन यह हो चुका है। इस सांप वाला देखो, अगर तुम लोग कभी सोचा हो कि खास सांप खाली ऐसे ही लपटा जाता है, ऐसे ही खाली लपटा जाता है, हो जाता है काम ऐसे लपटा के ऐसे, तो नहीं। देखो सांप के, है ना, सांप का पुष्पों में, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, पुष्प वाला हो गया था, फूल वाला किया था, पुण्य वाला काम किया था, हाँ कह रहा है। चलो आज का क्लास होता है स्टार्ट यहाँ से। चलो तोहनी के क्रिया खिया दे हैं बाबू, ठीक है ना। और आगे क्लास चलते हुए आओ क्रिया खियावे पड़ा तो वह ला हम तैयार हैं। देखिए अलैंगिक प्रजनन हम लोग पढ़ लिए, और हम पढ़ रहे हैं अभी जनन चैप्टर, है ना। इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, काहे कि क्रैश कोर्स है। अगर इसमें लगातार पढ़ाने लगे तो ये 1.5 घंटा के क्लास में, ये 1.5 घंटा के क्लास में हमनी के समाप्त होए वाला नहीं है। 1.5 दूनी 3 घंटा मान लो, है ना। 3 घंटा में इसको कितना खींचेंगे, बोर हो जाओगे। इसका ओवरव्यू लेंगे और लास्ट में इतना क्वेश्चन आंसर करेंगे ना कि तुम एग्जाम में बैठोगे तैयो लगेगा कि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं क्लास वाला। चलो हम आज पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। ये लैंगिक है कि अलैंगिक? लैंगिक है, इसमें लिंग का कार्य है ना। मानव में, मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में कौन जनन होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसके किसमें किसमें होता है? मानव में, मानव में, जीव जंतु में, पुष्प पौधा में होता है ना। हाँ। लैंगिक परिपक्वता देखो,
जीवन का वह काल, जीवन का मतलब हमनी सबके जीवन का, आज कोई के जीवन नहीं है। कल तो बोल रहे थे कि नहीं लो, आज वो बात सोचो। जीवन का वह काल जब नर में मतलब पुरुष में, मेल, एगो जोक है, ऐसे ही कोई फॉर्म उर्म भरे वाला रहता ना है, जैसे मान लो सरकारी हॉस्पिटल में गया, तब पूछता है कि बताओ बाबू नाम, नाम तब फलना बोल दिया, है ना। घर पूछेगा तो घर कुछ बिथरा बोल दिया घर। अब पूछेगा कि बताओ सेक्स कौची है बाबू, करवा दो, ऐसे कहता है ना, नहीं समझा। नाम पूछता है, घर पूछता है, और फिर पूछता है कि सेक्स क्या है, तो कहा नहीं है कुछ, करवा दो। तो देखो नर मतलब मेल, और शुक्राणु तथा नर में शुक्राणु, नर में क्या शुक्राणु, तथा मादा में अंड कोशिका, नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका चाहे अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग में और स्त्री में और पुरुष में, नर में होता है शुक्राणु, नर में क्या होता है मतलब लड़का में शुक्राणु के निर्माण, और लड़की में अंड कोशिका के निर्माण शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है जी, तो जब शुरू हो जाए तो वो अवस्था के क्या कहते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था इस अवधि को यौनवारंभ कहते हैं, यौनवारंभ, यौनवारंभ हो गया मतलब कि पुरुष में शुक्राणु बनने लगा, है ना, मतलब कि वो पापा बनने के लायक अब हो गया, और लड़की मम्मी बनने के लायक अब हो गई। आगे बढ़ें, यहाँ से कोई दिक्कत। यौनवारंभ से, यौनवारंभ का मतलब क्या है, मतलब जब लड़का में यौनवारंभ हो गया तो मतलब लड़का है जो अब पापा बनने के काबिल हो गया, है ना, और लड़की है जो अब मम्मी बनने के काबिल हो गई, है कि नहीं जी। लेकिन किशोरावस्था के पहले ही नहीं। इसको पहचान भी कुछ होता है, देखो बताते हैं। यौनवारंभ पर परिवर्तन मतलब कि जब लड़का पापा बनने के लायक और लड़की मम्मी बनने के लायक हो जाए तो कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं जी। इसको कुछ परिवर्तन होता है, यौनवारंभ होता है, तो देखो क्या क्या परिवर्तन होता है। किशोरों में मतलब लड़का और लड़की दोनों में, कलर नहीं दिख रहा होगा, लड़का और लड़की दोनों का बात हो रहा है यहाँ, माने कि किशोरों में। कांख व जननांग के पास गहरे बाल उग जाना, जब यौनवारंभ प्रारंभ हो जाता है तो कांख एवं जनन अंग के पास गहरे बाल उग जाते हैं। त्वचा का तैलीय हो जाना और चेहरे पर मुहासा निकलना, चेहरा पर कौची के चिन्हानी है, यौनवारंभ के, ठीक है ना जी। मतलब कि लड़का अब बन जाएगा और लड़की अब बन सकती है, हाँ, यही पहचान है कुछ। देखो अब ये तो दोनों के पहचान हुआ, ये चीज दोनों में होता है, ये वाला है ना, गहरे बाल और मुहासे, ये दोनों के होता है, ठीक है। मुहासे कोई कोई में नहीं होता है, कोई कोई में होता है, ठीक है। मुहासे बहुत माने कि रेयर रहता है, कोई के देखना लड़का के मुहासा ही नहीं आता है ना। लेकिन ये दोनों एकदम कंपलसरी है, ये दोनों कंपलसरी है। लड़कियों में देखो स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है। स्तन के आकार में वृद्धि मतलब कि ब्रेस्ट उसका बड़ा होने लगता है, ठीक है, उसका ब्रेस्ट अब बड़ा होने लगता है। और देखो ये जो रजोधर्म है, रजोधर्म मासिक चक्र बोलते हैं इसको, पीरियड सुने हो, पीरियड, पीरियड आने लगता है लड़कियों में। कब से जी, किशोरावस्था से। कब से, मतलब कि 12 के एज से। कब से, 12 के एज से, मतलब कि कैमा में 12 के एज मतलब कैमा क्लास में जी, 8, 12th ले लिया तो 12 साल में 12वां में पढ़ रहा था, 8वां 9वां में, है ना, 8वां 9वां में, 8 क्लास या 9वां क्लास के उम्र से फिर लड़की में रजोधर्म हो जाता है शुरू, ठीक है। मासिक चक्र, पीरियड भी इसको कहते हैं, देखो। और लड़का में तो हम खुद जानते हैं, चेहरा पर दाढ़ी मूछ निकलने लगना, है कि नहीं, चेहरा पर दाढ़ी मूछ निकलने लगता है। आवाज का फटना, आवाज का फटना, तुमको जब लड़का रहेगा ना एकदम मीठा आवाज लगेगा, लड़का के भी, ठीक है,
छोटा लड़का का भी मीठा आवाज रहता है, लेकिन जब उसका आवाज भारी होने लगे तो समझो कि उसमें यौनवारंभ चालू हो गया। क्या हुआ? चालू हो गया। समझ रहा है ना? ये का टेंशन हो गया तुमको? हटा दो उसको तो। ये समझ गया? ये परिवर्तन संकेत देते हैं, ये सब जो परिवर्तन है ना, ये संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो गई है। चलो, चेंजिंग जान गया ना जी? कांख और जनन अंग के पास बाल आएगा, किसके? लड़का की लड़की के? किसके? दोनों के। लड़कियों में रजोधर्म किसमें होगा? स्तन के आकार में वृद्धि लड़की में। दाढ़ी मूछ निकलने लगेगा, कब निकलने लगेगा? हाँ, मतलब कि उसमें लैंगिक परिपक्वता हो जाए, चाहे यौनवारंभ स्टार्ट हो जाए। आवाज फटने लगता है किसका? और लड़की की आवाज और सुरीला होने लगता है ना? लड़की का आवाज और सुरीला होने लगता है। सुरीला रहता है। चलो, लड़की छोटी लड़की की उतना नहीं रहता है, लेकिन जब ये स्टार्ट होने लगता है ना, तो लड़की की आवाज है जो आओ सुरीलाओ मधुर हो जाएगा लड़की की आवाज, और लड़का की आवाज फट फटल बास हो जाएगा वो। चलो, नर जनन तंत्र मतलब कि लड़का के जनन तंत्र, ठीक है, उसमें देखते हैं। जनन कोशिका की उत्पत्ति, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कहते हैं कि नर कोशिका, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले, जनन कोशिका कौन होगा? जनन कोशिका, जनन कोशिका शुक्राणु को, जनन कोशिका किसमें? नर में। नर में जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, ये सब उत्पादित करने वाले, शुक्राणु उत्पादित करने वाले, मतलब कि शुक्राणु जहाँ बनता है। हमारा पूरा शरीर किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से। सब अलग अलग कोशिका है ना? बहुकोशिकीय हैं हम लोग। नाक के लिए अलग कोशिका, कान के लिए अलग कोशिका, सूंघने के लिए अलग कोशिका, टेस्ट करने के लिए अलग कोशिका, है कि नहीं? और जनन करने के लिए जिसका नाम है शुक्राणु, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, जो बताएंगे, ठीक है? अब देखो, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, जनन कोशिका को उत्पादित करने वाला अंग, जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक, मतलब जो ये जो शुक्राणु बना, ये जो शुक्राणु बना, इसको निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले, मतलब संभोग के स्थान तक पहुंचाने वाले, पहुंचाने वाला अंग, यहाँ दो अंग के नाम लिया गया है। एगो शुक्राणु को बनाने वाला, एगो शुक्राणु को बनाने वाला अंग, और एगो शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला अंग। इस शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला अंग, ये दोनों मिला के नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अलग अलग नहीं रहता, ये दोनों साथ है, जुटा हुआ रहता है, ठीक है ना? तुमको स्पेशल क्रिया रहेगा, ठीक है ना? उसको मास्क पहना दो, एकदम दबा के हंस रहा है, पूरा पूरा रस ले रहा है ना? है? पूरा 1000 वसूल लिया आज, है कि नहीं जी? पूरा वसूल लिया 1000। चलो, कल से ना है आवे की जरूरत तुमको। अब इतना समझे? नर जनन तंत्र ये सब जरूरी है, लेकिन लगातार हंसित रह जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। जैसे गोलगप्पा खाने में मजा आता होगा, लेकिन जेकर गोलगप्पा के दुकान रहता ना है, वो बेचारा लगातार खा लेता है, तो ओकरा मजे नहीं आता है फिर। तो यह सब मजा ले लेगा तो फिर तुमको वो दिन मजे नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, सब मजा ही ले लिया, वो दिन रह जाएगा मोए मोए करते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हम किस किस का बात की? एगो शुक्राणु बनाने वाला अंग, हाँ, शुक्राणु बनाने वाला अंग। देखो, बनाने वाला के नाम आ गया वृषण। क्या है वो? वृषण है। कोशिका अथवा शुक्राणु, कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका का शुक्राणु कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? वृषण में। यह कहाँ होता है जी? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा के बाहर। उदर माने पेट, पेट के बाहर, पेट के, ये पूरा पेट के बाहर कहाँ होता है जी? तब वृषण कोश में।
कहाँ होता है? उदर गुहा के नीचे, पेट के बाहर, है ना, वृषण कोश में। वृषण कोश में क्या होता है? वृषण कोश में होता है वृषण। वृषण कोश में, कोश बोले ना, है कोश मने होकर खोल। है मोबाइल नहीं है इधर कोई के? लाओ एगो मोबाइल हम बताते हैं। दो फोन आता है इसमें, इस पर। ये मान लो ये वृषण कोश है, ये क्या है? वृषण कोश, ठीक है। माने कि ये तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर हो गया है ना, मेन चीज ही है ना, एक सुरक्षा करने के लिए। और ये हो गया वृषण, ये क्या हो गया? वृषण। वृषण कहाँ रहता है? वृषण कोश में। कहाँ रहता है? वृषण कोश में। और हम लोग काम करते हैं कुछ हो तो हमनी के मुख्य रूप से किसका काम होता है? मोबाइल के अंदर के ना कवर के काम रहता है। कवर तो खाली बचाता है ना जी। तो हमनी के काम रहता है वृषण के। वृषण बनता कहाँ है? शुक्राणु बनता कहाँ है? वृषण में। वृषण कहाँ रहता है? वृषण कोश रहता है पेट के नीचे, ठीक है ना जी। आगे फोटो से बताएंगे ताऊ मजेदार समझ में आएगा। इसका कारण यह है, देखो इसका कारण क्या है। पेट के उदर गुहा के बाहर काहे रहता है, जो सुन लो। तुम लोग को पता नहीं होगा और पता लग जाएगा तो बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग, है ना। देखो कैसे खुश हो जाओगे। इसका कारण ये है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। हमनी के शरीर के टेम्परेचर बढ़ी रहता है जी, है कि नहीं? तो उन्हीं का विश्वास ना है। सर शरीर के जो टेम्परेचर है ना, बहुत है एकदम नॉर्मल चीज से भी ज्यादा। तुमको जाड़ा के दिन में जब तुम जैकेट पहन लेते हो स्वेटर, तो तुमको जैकेट गर्म रखता है। वो जैकेट गर्म करता है तुमको। गर्म कौन करता है? गर्म करता है तुमको तुम्हारा शरीर। गर्म कौन करता है तुमको? तुम्हारा शरीर। कैसे जो गर्म करता है? कहीं ऐसे भी तो गर्म कर सकता है, उसमें जैकेट की क्या जरूरत? जैकेट है ना, वो गर्मी के बाहर जाने नहीं देता है, शरीर से बाहर जाने नहीं देता है। हाँ, तो ओकरे में गर्मी रहता है, हमने को लगता है कि हाँ जैकेट पहन लिए, ठीक है। और वही अगर जैकेट हटा दिए तो गर्म तो हो रहा है शरीर, लेकिन गर्मी बाहर चल जा रहा है। हाँ, तो वही शरीर हमारा बहुत गर्म होता है, शरीर है जो बहुत ताप में होता है। लेकिन ये जो वृषण है, ध्यान से सुनना, ये अगर छोड़ दिया तो समझ जाओ कि तुम रह गया ऐसे ही, ऐसे रह जाए। तो शरीर के बात चल रहा है बाबू। ये जो वृषण है, इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए बनाने के लिए। क्या बनाता है ये? क्या बनाता है? शुक्राणु। शुक्राणु बनाने के लिए इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत, टेम्परेचर बने ताप, इसीलिए ताप से कम होता है, इसीलिए वो शरीर के बाहर होता है। रुको तुमको ये बढ़िया से समझाते हैं, वो शरीर के बाहर होता है। ये देख रहे हो? ये ये देख रहे हो ना जी, यही है वृषण कोश, ठीक है। इस शरीर के है ना बाहर, इस शरीर के बाहर जब ठंड के मौसम आएगा ना, ठंडा के जाड़ा के मौसम, तो इस सिकुड़ के एकदम ऊपरे सट जाएगा, है ना। इस सिकुड़ के ऊपरे सट जाता है। काहे सट जाता है सिकुड़ के ऊपरे? पता है? काहे कि इसको ज्यादा ठंड लगने लगता है, इसको ज्यादा ठंड लगने लगता है, तो ये अपने से शरीर के पास आउ हो जाता है, शरीर के पास, कि इसको थोड़ा सा गर्म मिले, है ना। और जब गर्मी के मौसम आएगा तो शरीर एकदम पूरा गर्म हो है, पूरा गर्म, तो ये क्या करेगा, एकदम ढीला हो के एकदम नीचे चला जाएगा, शरीर से दूर। होता है ना, फील करो, होता है कि नहीं। इसीलिए इसको ज्यादा गर्मी नहीं, अपना गर्मी अपने से मेंटेन कर लेता है। जब इसको ठंडा लगे लगता है तो इस सट के कहाँ चल जाता है? ऊपरे। अंदरे कैसे चल जाएगा? सट जाता है, हाँ, माने कि चिपक जाता है शरीर में। और जब इसको गर्मी लगने लगता है ज्यादा, तो ये कहाँ चल जाता है? आउ नीचे, एकदम झूल के झूल झूल हो जाता है ना। ऐसे नहीं है इसका, इस पर आएंगे अभी। अब देखो वृषण ग्रंथि, वृषण समझ में आ गया, वो जनन नर जनन तंत्र। अब देखो वृषण ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन। वृषण ग्रंथि क्या है? क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते हमनी के कोई लड़की देखते तो लार चुआवे लगता है, तो कोई मैंने रहता है एकदम देख के कोई के लार चुआवे लगेगा। जा रही है बाइक से, तुम जा रहे हो तो, साइकिलों से जा रहे हो तो, है ना, एकरे चलते, किसके चलते जी? टेस्टोस्टेरोन के चलते। समझ में आया? टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है?
वृषण ग्रंथि से। अब देखो टेस्टोस्टेरोन के कार्य, इसका काम क्या क्या है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, कि कितना शुक्राणु बनाना है कितना नहीं बनाना है ना जी। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन, मतलब कि जो लड़का में जेकर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहता ना है, ओकरा में सब परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एकदम कठिन लगेगा लिखबे। 12 से 13 साल में कोई के देखना 15 साल के हुआ, एकदम पूरा उसको आवाज़ फट जाएगा, तुरंत मर्द बन गया एकदम, है कि ना। जैसे वो हम अभी लगते हैं कि चॉकलेटी बॉय एकदम छोटे होके लगते हैं, है कि नहीं जी। न बढ़िया से अभी दाढ़ी आया है न मूछ आया है, साइड साइड आ गया, बीच में अभी नहीं किया है। और एगो बिट्टू के भाई है, वो हमको से छोटे होके लगता है कि बाप रे बाप कितना बड़का भैया है, डबल भैया बन गया है वो। एगो मेरा दोस्त है, ठीक ना, अंशु, उसको इतना बाल है छाती में, भालू से ज्यादा उसका बाल है। तो ये सब किसके कारण होता है? हाँ, ये सब परिवर्तन होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। यौनवावस्था में परिवर्तन होता है। चलो समझ में आया। ये सब याद करके चीज़ है, ऑब्जेक्टिव मारोगे एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अब देखो इसमें बताते हैं इसका संरचना। ये देख रहे हो, ये खोल मोबाइल के कवर, इस खोल के नाम है वृषण कोश। खोल का क्या नाम है? वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर रहता है, वृषण कोश के रहता है अंदर क्या रहता है? वृषण रहता है, और बहुत नाजुक होता है बाबू, ठीक है। अगर कोई प्लेयर है 7 करोड़, देखो 7 करोड़, जाओ एगो बेच के आ जाओ। एगो बेचेगा तो कितना मिलेगा? दाम नहीं पूछा है कोई से। 7 करोड़ तुम लोग दीवाल छोड़ दो, क्या कि दीवाल जितने आराम लेगा उतने फिर मन लगेगा तुम लोग के। वृषण कोश के अंदर क्या होता है? वृषण होता है, ठीक है। अब देखो वृषण से वो ऐसे नली निकला है, दिख रहा है नली? अरे दिख रहा है, नली निकला है ना जी, वृषण कोश। अच्छा, वृषण के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु। तो शुक्राणु ले जाए वाला शुक्रवाहिनी, शुक्राणु के लेके जाए वाला शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, है कि नहीं जी। वृषण के अंदर रहता है, वृषण कोश के अंदर रहता है वृषण, और वृषण बनाता है शुक्राणु, ठीक है। और शुक्राणु बना दिया तो लेके कौन जाएगा? शुक्रवाहिनी लेके जाता है, ठीक है ना जी। ज्यादा पार दिए, समझ में आया इतना? अब चलो यहाँ पहुंच गया। अब इसके हाँ, ये जो दिख रहा है तीनों, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के काम होता है कि बाबू तुमको कखनी मन कर रहा है तो तुमको शुक्राणु निकला, कखनी वीर्य निकालना है ना। यही नियंत्रण करता है कि कब वीर्य निकालना है और कब मूत्र निकालना है, ठीक है। काहे कि निकलता है दोनों से, है ना। और जो यहाँ से शुक्राणु निकला, ये कौन माध्यम से चल जाएगा बाहर जी? मूत्र मार्ग से बाहर, मूत्र मार्ग से ही बाहर चला जाएगा। देखा कहाँ से बन के किधर से चला गया बाहर। अब देखो ये मूत्र मार्ग अगर इसी पतला एगो रहता पाइप जैसा, तक उसका भी उसको क्षति पहुंच सकता था, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखो ये बना हुआ है कुछ मांसल संरचना मांस के। इसको हम शिश्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिश्न। अंग्रेजी में इसको पीनस कहते हैं, अंग्रेजी में। और इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका क्या काम होता है? नियंत्रण करता है कि कब वीर्य निकालना है और कब मूत्र। कोई कोई रहता है लड़का जो देखता है बचपने से गलत काम कर देता है, तो उसको प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है जी? कमजोर हो जाता है, दाद गिरे लगता है उसको, है ना। उसको करने जाता है ई और निकल जाता है गलती से ई, तो उसको बहुत दबा के कमजोरी हो जाता है। है कि बेचारा करने गया है ये निकल गया ये, तो उसको दबा के कमजोरी हो जाता है। उसको कह रहा है, देखो तो, देखो इतना समझ में आया। और देखो अब ये जो वृषण है, वृषण फिर से एक बार, चलो ये है हमारा वृषण कोश। एक अंदर रहता है वृषण, वृषण बनाता है शुक्राणु, और शुक्रवाहिनी के दिया ऐसे मुँहे बाहरे चला जाता है। हाँ, यहाँ से शुक्रवाहिनी के द्वारा
प्रोस्टेट ग्रंथि कहता है कि जाओ बाबू, चल जाता है बाहर। और लेकिन ये हमेशा बनाते जाएगा और गिरते जाएगा तो दिक्कत ना है, जहिना काम आएगा, जहिना सब खत्म हो अभी कोई काम नहीं होगा, है तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तब देखो ये जो दिख रहा है तुमको शुक्राशय, ये सब शुक्राशय, शुक्राशय दिख रहा है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि यहीं रहता है शुक्राशय के पास। वो देखो ये तुमको क्लियर इमेज है, क्लियर इमेज तुमको दिखाएं अगर हम, तुमको कहना सही है वहीं रहता है। अगर क्लियर इमेज दिखाएं, देखो एगो होगा क्लियर इमेज इधर, देखो इसमें इतना रहेगा तब तुमको समझ में आएगा, है ना। तो क्लियर इमेज नहीं है, वहीं रहता है प्रोस्टेट ग्रंथि भी। स्थान जान लो ना, डॉक्टर थोड़ी है कि तुमको चीर के निकालना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि निकालेंगे, हैं। स्थान जान लो, यहाँ भी प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है। अभी जो दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, ये है शुक्राशय, एक में शुक्राणु रहता है, इसमें क्या रहता है, शुक्राणु यहाँ बनता है, यहाँ रहता है। ये दिख रहा है, ये है मूत्राशय, ये क्या है, यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, यहाँ क्या इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। और यहाँ से जब अगर मन हो, मतलब कि निषेचन के द्वारा, निषेचन वाला अगर क्रिया हो, तो यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग को बंद करके और शुक्राशय से यहाँ वीर्य बाहर, हाँ नीचे, यहाँ से बाहर। अब कहाँ जाएगा वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, नर जनन तंत्र समझ में आ गया कि किसका क्या काम होता है। ये देखो इसका एगो 3D इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है तुमको, ये वृषण कोश है ना, और ये है वृषण। अगर इस पे चोट लगे तो बाप रे बाप बहुत दर्द एकदम। ये इसको बहुत सेफ किया जाता है, अगर बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी खेल रहा है कोई, तो यहाँ एगो देता है प्रोटेक्टर एकदम बहुत तगड़ा लगाने के लिए। क्रिकेटर के पास भी देता है ना। लड़ाई वड़ाई हो रहा है तो इसको बचा के रखना, लड़ाई हो जाए तो बचा के रखना। हल्को लग गया, टच भी हो गया तो समझो कि लड़ाई तुम हार जाएगा बाबू। एगो अपन सर मुड़ी, एगो ये बचा के रखना। ये देखो यहाँ से निकला, यहाँ से कहाँ निकला, बट यहाँ शुक्राणु निकला और गया के किसके जरिए, शुक्रवाहिनी के जरिए, शुक्रवाहिनी के जरिए। अभी देखो शुक्रवाहिनी के जरिए फिर यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ यहाँ शुक्राशय में, शुक्राशय फिर से फिर मन होगा तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, है ना। इतना ही था इसमें। अब चलो, अब सबके तनी बढ़िया बढ़िया काम जान लेते हैं। शुक्रवाहिनी क्या है, उत्पादित शुक्राणुओं को मोचन, उत्पादित शुक्राणु, शुक्राणु कहाँ बना, वृषण में, तो वृषण से बना हुआ उत्पादित शुक्राणुओं को मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा, ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। संयुक्त नली मतलब ये जो शुक्रवाहिनी है ना, मूत्र नली से जुड़ जाती है, एगो संयुक्त नली बनाती है। संयुक्त मतलब साथ साथ, एगो मूत्र मार्ग वाला आया, एगो शुक्रवाहिनी वाला आया, और यहाँ आके एक ही गो में जुट गया, ठीक है। संयुक्त एगो नली बनाती है, ये शुक्रवाहिनी है। अब मूत्र मार्ग क्या है, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का कौन, मूत्र मार्ग। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। ये देखो, ये तुमको पाइप दिखाई दे रहा है उजला वाला, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। इसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। लेकिन जब इस पर एगो बाहरी आवरण हम लगा देंगे, इस पर एगो बाहरी आवरण लगा देंगे तो इसको हम शिश्न कहेंगे। क्या कहेंगे, अंग्रेजी में पीनस, पिंस नहीं पीनस। अब देखो संबंधित ग्रंथियां, इसके संबंधित और कुछ कुछ ग्रंथि रहता है। देखो शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि के क्या काम रहता है, शुक्राशय ग्रंथि के शुक्राशय ग्रंथि में वीर्य इकट्ठा होता है, शुक्राणु इकट्ठा होता है, ठीक है ना। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसमें शुक्राणु है जो तरल माध्यम में आ जाते हैं।
अब देखो, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। जो तरल माध्यम में आ जाते हैं तो इससे उनको नष्ट माने कोई दिक्कत नहीं होता है, उनको पोषण मिलता है। क्या मिलता है उनको? पोषण मिलता है, माने कि वो सही से रह पाते हैं। ठीक है, उनका क्षय नहीं होता है। खाना पीना जैसे समझ रहे हो ना, उसको और बढ़ावा मिलता है। उनके स्थानांतरण में सहायक करता है। जब वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, बन के जब द्रव्य अवस्था में बढ़िया से आ जाते हैं तो स्थानांतरण में उनको सहायता मिलता है ना। निषेचन करने में उसको स्थानांतरण करने में सहायता मिलता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। शुक्राणु तथा ग्रंथियां, शुक्राणु और उसमें जो वीर्य मिला, वो मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य। अभी वीर्य है ना, वो माड़ जैसन लगेगा। दाल भात चावल देखे हो ना, चावल के साथ है वो कैसे निकलता है? माड़ जैसे निकलता है ना, हम माड़ कहते हैं उसको। अगर ऑनलाइन में कोई देख रहे हैं तो और कुछ कहता होगा, है कि नहीं जी? है ना। तो वो कैसन लगता है देखने में? वीर माड़ जैसा। इतना ही था। इसको आप ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं हमने, है ना। अब देखो, नर जनन तंत्र खत्म हो गया। अब आया है मादा जनन तंत्र। अब क्या आया है? मादा जनन तंत्र। आगे आगे आ जाइए, आप आगे आइए। देखो, मादा जनन तंत्र में सबसे पहले देखते हैं अंडाशय। सबसे पहले क्या देखते हैं जी? अंडाशय। देखो, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण में अंडाशय में होता है। ये जो अंडाणु बनता है, मतलब कि अंड कहाँ बनता है? अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। लड़की के जन्म के समय, लड़की के जन्म के समय ही हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनवारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। मतलब कि जब यौनवारंभ आता ना है, तब बढ़िया से सक्रिय हो जाते हैं। रहता तो है पहले से, है ना, लेकिन पहले से उतना बनता उनता नहीं है, स्टॉप रहता है। पहले से कहा रहता है जी? स्टॉप। जैसी उम्र आ जाता ना है बनाने का, कहाँ गया जी? यौनवारंभ जब आ जाता है तब इसमें कुछ अंड हैं जो परिपक्व होने लगते हैं, मानी कि पकने लगते हैं, बनने लगते हैं। ठीक है, बनने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय क्या गो रहता है स्त्री में? दो गो। दो गो में से कोई एक गो द्वारा, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने महीने महीने, अब ऐसा नहीं कि महीना के 1 तारीख के, महीना माने कि 5 के महीना लगाता अगलो 5 के, है ना, एक आध दिन आगे पीछे होते रहता है। तो हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। हमने में कौन सा हार्मोन था जी? टेस्टोस्टेरोन। और इसमें है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और हार्मोन भी उत्पन्न होता है किसमें? टेस्टोस्टेरोन किसमें बनता है, नर में या मादा में? मादा में। ठीक है ना, हमको पहले नर मने नारी लगता था, नर मने नारी। हाँ, मादा मने ऐसा लगता था, अब नहीं लगता है। ये समझ में आया? देखो, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ में होता है? अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में। लड़की के जन्म के वक्त रहता है अंडाशय, लेकिन वो परिपक्व नहीं रहता है। परिपक्व कब होता है, मैंने कब बनने लगता है? किशोरावस्था के बाद, हाँ, बनने लगता है। मैंने 12 के उम्र से बनने लगता है। 12 से 18 वाला लेकिन कुछ कर देगा। ठीक है ना। दो में से एक अंडाशय हर महीने, कब कब जी? हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न करते हैं। कब कब? हर महीने क्या उत्पन्न करते हैं जी? अंड उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडाशय क्या क्या उत्पन्न करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कौन उत्पन्न करता है? नर में। ये देखो, मादा जनन तंत्र के चित्र, ठीक है, यही सबसे डिटेल्ड चित्र मिला। देखो, इसमें एक को बताते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ इधर अंडाणु होता है, जो दिखाई दे रहा है ना जी, अंडाणु। और ये दिखाई दे रहा है दुगो,
ये अंडाशय है जो तुमको दिखाई दे रहा है, क्या है? अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु हर महीने ही बाहर निकलता है। हम लोग की तरह नहीं है कि जब रह गया तो रह गया, ये हर महीने, तुम चाहो या ना चाहो, ये हर महीने बाहर निकलता है। और यहाँ पर ये ग्रंथि है फंडस, क्या है जी? फंडस है। और देखो ये जो नली है, ये नली का क्या नाम है? अंडाणु लेके जा रहा था, क्या होगा? अंडवाहिनी, लेके जाए वाला वाहिनी है ना, लेके जाए वाला वाहिनी। शुक्राणु लेके जाता है तो शुक्रवाहिनी। अंडाणु लेके जाएगा अंडवाहिनी। अब देखो ये दिख रहा है गर्भाशय गुहा, ये गर्भाशय गुहा, यहाँ से गर्भाशय माने गर्भ के निर्माण होता है। यहाँ यही गर्भाशय, यही बच्चा रहता है। बच्चा किधर रहता है जी? यही गर्भाशय, गर्भाशय गुहा। अब देखो ये दिख रहा है इधर, ये में काला है, इतना बढ़िया से नहीं दिख रहा है इनमें। ये गर्भाशय है, क्या है जी? गर्भाशय। गर्भाशय इसे एगो पतला इसे ट्यूब रहता है, आगे है थोड़ा बढ़िया पिक्चर में बताएंगे। ये गर्भाशय है, यहाँ क्या है? गर्भाशय। और ये दिख रहा है तुमको ग्रीवा, ये क्या है? ये ग्रीवा बहुत सेंसिटिव ही रहता है, ठीक है। और देखो यहाँ योनि दिख रहा है, सबसे बाहर वाला भाग, सबसे बाहर वाला भाग मादा जनन तंत्र के सबसे बाहर वाला भाग योनि कहते हैं उसको। गर्भाशय के अंतःस्तर ये सब झिल्ली है मोटा मोटा, है कि यही में ना बच्चा रहता है जी। तो मोटा होना जरूरी है एकदम, पेट कैसे एकदम बड़ा हो जाता है, तो ये सब होना चाहिए मजबूत। आगे तुमको समझाते हैं इसमें। बताओ ये क्या है गोल वाला? ये क्या है? ये क्या है? इधर क्या रहता है? ये नली के क्या कहते हैं? नली के। यहाँ क्या है? गर्भाशय। और ये क्या है? गर्भाशय के गुहा। और यहाँ पर ये वाला भाग ग्रीवा, सबसे बाहर वाला योनि, सबसे बाहर वाला योनि। अंग्रेजी में इसको हैं, अंग्रेजी में इसको वजाइना कहते हैं। ये देखो ये दिख रहा है, ये बताओ ये क्या होगा? गर्भाशय नहीं है ये गर्भाशय नहीं है, ये मलाशय है, ठीक है ना, ये मलाशय है, ठीक है। ये देखो ये जो दिख रहा है तुमको यहाँ, पहले तुमको फील बताते हैं। ये तो अलगे है, यहाँ से अलगे नीचे, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से योनि में 2 गो छिद्र होता है। योनि में कितना छिद्र होता है? 2 गो छिद्र होता है। इसमें देखो इधर तुमको एगो दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इसे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये इसे एगो दिखाई दे रहा है। ये है मूत्राशय। ये क्या है? यहाँ क्या जमा होगा? यहाँ क्या जमा होगा? मूत्र। मूत्राशय में क्या जमा होगा जी? मूत्र जमा होगा। और मूत्र निकलने के लिए एगो मूत्र मार्ग अलगे होता है, मूत्र मार्ग एगो अलग होता है, ठीक है। हम लोग की तरह कंबाइन नहीं रहता है। लड़का में दोनों। आगे आ जाओ, अब आगे आओ, आगे आओ, तुम इधर हो जाओ, पलथी मार लो। जान गए हैं, अब चार्जिंग खत्म हो गया तोहनी के। ये देख रहा है ना, इसको हटा दो। ये जो देख रहा है तोहनी सबसे बड़ा वाला, ये है जो मलाशय है, ठीक है। जब खाना पच जाता है तो पचला के बाद ही जमा होता है, हमनियों में रहता है, ठीक है ना। पचला के बाद कहाँ जमा होता है? एसी में। तो हमने पाचन अभी नहीं जान रहे हैं, पाचन तो पढ़ के आ गए हैं कहीं ने। हमने अभी जान रहे हैं जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। तो ये क्या है जी? मूत्राशय। इसमें क्या रहता है? मूत्र रहता है। और देखो यहाँ एगो अलग नलिका होता है, मूत्र नलिका, मूत्र मार्ग अलग रहता है इसमें, ठीक है ना। और जो तुमको दिख रहा है ये वाला, ये है गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय है, मतलब कि इसी में क्या रहता है? इसमें बच्चा रहता है। अब देखो ओवरी, ये दिख रहा है तुमको, ये वहां जो देखो गुच्छा जैसन दिखाए थे, यही है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। यहाँ किस चीज का निर्माण होता है? अंड कोशिका का।
और इधर से ही मूत्र नली है, और ये तो साइड से है, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो पीछे वाला देखे थे ना, वो सामने से था। और इसी में रहता है बच्चा, और ये है गर्भ वाला मार्ग, ठीक है ना। हाँ, इसी के द्वारा जब पीनस से, इधर लाओ पहले फोटो निकालते हैं। ये जो पीनस है ना, इसी पीनस पीनस के द्वारा शुक्राणु को, माने कि वीर्य को भेजा जाता है कौन वाला छेद में जी, ई वाला छेद में, ठीक है ना। यह क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं क्रिया के। इसके द्वारा भेजा जाता है गर्भ के अंदर, और जब गर्भ के अंदर जाता है तो हजारों शुक्राणु रहता है सब, और जोन सबसे बढ़िया शुक्राणु रहता ना है, सब में सबसे हेल्दी शुक्राणु, वो जाके अंडाणु से मिल जाता है, अंडाणु से जाके मिल जाता है अंडाणु से। और फिर जब अंडाणु से जाके मिल जाता है तो छोटा सा बनाता है एकदम एगो जायगोट, मतलब कि भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण, एकदम छोटा, ठीक है ना। उसी से फिर धीरे धीरे बड़ा होकर बच्चा बन जाता है। अच्छा, बच्चा कहाँ बनेगा, इसमें इसमें कि इसमें, कहाँ, कहाँ में, वन में, मतलब कि इसमें बनेगा, ठीक है ना। अब देखो एक एक करके सबके नाम जान जाते हैं, हालांकि इतना नाम लिखने के लिए आएगा नहीं, है ना। देखो तो ये आएगा, हैं, हाँ चित्र आएगा, तो आपको ये चित्र नहीं बनाना है, ये बनाना है चित्र आपको, ठीक है। अगर चित्र आएगा तो वो हम आपको जब चित्र बनाना रहेगा तबे बताएंगे, चित्र कैसे बनाना है इसका विधि भी बताएंगे, ठीक है ना, कि कहाँ से कैसे करेगा तो जल्दी चित्र बन जाए। अब देखो ओवरी देख लिए, ओवरी। अब देखो मूत्र नली, इसी के पास से मूत्र नली, ठीक है। अब देखो मूत्राशय, जो जो मेन रहेगा वो बता देते हैं तुमको। ये क्या है, मूत्राशय है, और ये है जो मूत्र मार्ग, ये अलग रहता है, ठीक है ना। और बाकी तो इसमें सब सही है। ये देखो ये अलग है, ये गुदा अलग है। अभी जो बाहर वाला भाग तुमको दिख रहा है, ये पूरा, ये बाहर वाला भाग के क्या कहते हैं, योनि। बाहर वाला भाग के योनि कहते हैं। योनि के बाहर, योनि के बाहर दो गो ऐसे, यहाँ देखो ये तुमको दिख रहा है कुछ मोटा मोटा, है। योनि के बाहर दो गो ऐसे रहता है, पतला पतला मोटा मोटा मांसल रहता है, ऐसा टाइप के, ऐसने ही है, ठीक है ना। इसको हम लोग बलवा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बलवा कहते हैं। ये इतना डीप में नहीं आएगा, और जो आएगा जो हम इधर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, क्योंकि अब ज़्यादा जाने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ के। अंडवाहिका, आ जाओ जी, क्या है अब, अंडवाहिका, इसको एगवाओ नाम फेलोपियन ट्यूब, इसका एगवाओ नाम फेलोपियन ट्यूब। देखो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड, अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडाणु कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंडाणु है ना ऊपर, यहाँ तो यहाँ अंडाशय है ऊपर, यहाँ अंडाणु बन जाएगा, और बन के यहाँ से कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में। कहाँ था जी, गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है, गर्भाशय में। कोशिका के और अंड कोशिका, शुक्राणु, शुक्राणु किसका है जी, मेल के। शुक्राणु और अंड कोशिका, ये दोनों का निषेचन कहाँ होता है, कहाँ होता है, गर्भाशय में, ठीक है ना। अभी जे जोन प्रक्रिया द्वारा द्वारा इस शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंचता है, वो क्या कहलाता है, निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में। गर्भाशय देखो क्या है, यह एक थैली नुमा संरचना होता है। गर्भाशय कैसा होता है, थैली नुमा, जिसे पन्नी होता है ना, थैली नुमा संरचना होता है, जहाँ पर शिशु का विकास होता है, मतलब जहाँ बच्चा बनता है, बच्चा बढ़ता है। बच्चा कहाँ बनता है, गर्भाशय में। गर्भाशय का संरचना कैसा होता है, थैली नुमा होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय किस चीज के द्वारा खुलता है, योनि में, मतलब कि गर्भाशय है जो अंदर है, गर्भाशय क्या है, अंदर, उसके रास्ता को ग्रीवा कहते हैं। जाके कहाँ खुलता है जी, योनि में, योनि में खुलता है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है ना,
तब गर्भाशय योनि में खुलता है। यहाँ से तुम देखना और बाकी तुमको ऑब्जेक्टिव करा देंगे। अगर रेगुलर क्लास रहता तब वीडियो बंद करके भी बढ़िया चलता। देखो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जो निषेचित हो जाता ना है वो अंडा क्या कहलाता है जी? पहले तो युग्मक रहता है दोनों, और दोनों जब निषेचित हो जाता है मतलब कि बन जाता है, वो क्या कहलाता है? युग्मनज। चाहे तो भ्रूण, चाहे तो न तो फिर जायगोट, न तो फिर कहो कि सब तो एक के है जी, है ना। चाहे युग्मनज कहो, चाहे भ्रूण कहो, चाहे अंग्रेजी में क्या कहो उसको? जायगोट। अंग्रेजी में जायगोट, हिंदी में भ्रूण, हिंदी में भ्रूण कहते हैं। फिर तोहनी सबके बाद डॉक्टर साहब जान जाएगा। देखो निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचित हो जाता है जो क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। जो कि मतलब कि युग्मनज गर्भाशय में रोपित होता है। कहाँ रोपित होता है? गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा कौची का निर्माण होता है? भ्रूण का। सबसे पहले रहता है युग्मक, सबसे पहले युग्मक। ये बन जाता है जब नर मादा वाला मिलता है तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है युग्मनज। युग्मनज बन जाता है भ्रूण। अंग्रेजी में इसको जायगोट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ बस यही आदत है। निषेचित अंडा युग्मनज बन जाता है और फिर कहाँ हो जाता है? रोपित। गर्भाशय में रोपित हो जाता है और गर्भाशय में रोपण के बाद भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। अब देखो जब अंड का निषेचन नहीं होता है, ये तो बात हुआ कि जब अंडाणु बना है ना और निषेचित हो गया, ठीक है, मतलब कि उसको शुक्राणु मिला, है ना जी। लड़की के अंदर अंडाणु तो डेली महीने महीने बनते रहा है ना। लेकिन और इसको शुक्राणु अगर मिला तो निषेचित होकर किस चीज का निर्माण कर देगा? भ्रूण का निर्माण कर देगा और भ्रूण से बन जाएगा फिर शिशु, बच्चा, है ना, बन जाएगा। लेकिन जब इसको शुक्राणु मिलवे नहीं करे, है ना, जब निषेचन की प्रक्रिया होवे नहीं करे, तब देखो क्या होता है। जब अंड का निषेचन नहीं होता है मतलब कि उसको शुक्राणु नहीं मिल रहा है, मतलब कि मेल फीमेल पास में दोनों नहीं आए हैं, तब के बाद हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जो गर्भाशय है अपने आप को, गर्भाशय हर महीने निषेचित अंडा, निषेचित अंडा कहे का मतलब भ्रूण चाहता है ना। गर्भाशय चाहे लगता है कि हमको भ्रूण दो, भ्रूण दो, लेकिन कहता है कि रुको अभी उम्र नहीं हुआ है ना, ब्याह शादी हो जाए तो गर्भाशय कहता है हर महीने कि हमको भ्रूण दो, हो जाता है तैयार, ठीक है ना जी। हर महीने वो तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना ये? हाँ। अगर इस सब के दूसरा दूसरा नाम ले रहे हैं, अगर मेन नाम लेने लगे तो तोनी भाग जाएगा दरवाजा खोल के, भाग जाएगा कि सूझ जाएगा हिये तकिया लगा के। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी होती है, हो जाती है। जो गर्भाशय की जो भित्ति है ना, मांसल एकदम माने कि तैयार हो गया वो कि अब हमको भ्रूण मिल गया ना, माने कि शिशु चाहिए अब, है ना। मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। मतलब तैयार करने का मतलब जब भ्रूण है, गर्भाशय चाहता है हर महीने कि हमको भ्रूण मिलेगा और उसके लिए तैयारी करने लगता है। क्या तैयारी करता है जी? तब मांसल और एकदम स्पॉन्जी हो जाता है, मतलब कि तैयार हो जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे फूलने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? जो गर्भाशय है हर महीने स्पॉन्जी हो जाता है। स्पॉन्जी काहे होता है? काहे कि भ्रूण के विकास के लिए स्पॉन्जी होना जरूरी है। लेकिन इसको हमने शुक्राणु दे ही नहीं रहे हैं, इसको शुक्राणु, इसको शुक्राणु दे ही नहीं रहे हैं, तब क्या होगा? यदि निषेचन नहीं होता है मतलब कि शुक्राणु उसको नहीं मिलता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। देखो बहुत यहाँ एकदम इम्पोर्टेंट बात बताएं, तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम फिर से बताते हैं। आ गया समझ में? चलो हम फिर से बताएंगे, लेकिन काहे कि हो के नहीं आया है।
देखो हर महीने जो गर्भाशय है खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए, मतलब कि भ्रूण बनाने के लिए, मतलब बच्चा बनाने के लिए स्पॉन्जी बनाता है, माने कि मुलायम बनाता है, ठीक है ना। मान लो कि जो गर्भाशय है वो एकदम हार्ड पटरा है, ठीक है, और हर महीने ही तैयार होता है, एकदम स्पॉन्जी होता है, फूल जाता है, ठीक है ना। स्पंज देखा है ना जी, स्पंज छेना कैसे फूल जाता है मुलायम, तो वैसे स्पॉन्जी हो जाता है। अब इसको देखो उसको तभी तो नहीं समझ में आता है। सबसे बढ़िया गौतम है। चलो, ये जो हर महीने बता रहे हैं ना, तो तुम लोग ऐसे ही रह जाएगा, पतो नहीं लगेगा। फिर पहला वाला पार पता लगेगा ना तो कहेगी अरे का हो गया, दिक्कत हो गया, जनी तनी पूछते चलेगा फिर। ये देखो, स्पॉन्जी हो जाता है कौन हर महीने जी? भ्रूण भ्रूण प्राप्त करने के लिए कौन हर महीने तैयार हो जाता है? यही पढ़ रहा था। अंडाणु हो जाता है, गर्भाशय होता है, नहीं लिखा हुआ है साफ साफ। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है ना। काहे ऐसा हो जाती है वो? भ्रूण प्राप्त करने के लिए, काहे कि जब स्पॉन्जी होगी ना तबे भ्रूण के विकास होगा। स्पॉन्जी होगी तबे भ्रूण के विकास होगा, मतलब कि वो बच्चा के विकास होगा। अगर स्पॉन्जी नहीं होगी तो बच्चा के विकास नहीं होगा। यदि निषेचन नहीं होता है, मतलब कि संभोग नहीं होता है, नर मादा नहीं मिलते हैं, तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूट जाती है। जो स्पॉन्जी बना था ना परत, वो धीरे धीरे टूट जाती है। और रक्त टूटेगा तो रक्त तो बहेगा, है ना। शरीर में किस चीज से बनता है? तो रक्त और म्यूकस। म्यूकस समझाए थे? म्यूकस अरे नेटा जैसा रहता ना है, लार जैसन, तो उनके सूल पड़ता है तो कौची निकलता है? म्यूकस। वो कौची में अपशिष्ट पदार्थ में बह के नहीं निकलता है जी। नाक के नेटा इसे फेंकेगा तो मान लो म्यूकस है, तो म्यूकस और रक्त दोनों फेंटा के, रक्त और म्यूकस दोनों फेंटा के कौची के रूप में निकल जाते हैं। जो रक्त योनि टूटता है, योनि मार्ग से बाहर रक्त और म्यूकस निकलता है, ठीक है ना। अब तुम लोग को पते नहीं रहेगा, तुम लोग को पते नहीं रहेगा इतना छोटा सा बात का तुम लोग फिर करोगे। वहाँ के नहीं तो कम से कम अपन एग्जाम के लिहाज से सोच लो, एग्जाम के लिहाज कर लो। चलो अब देखो, यह जो चक्र है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। ये जो स्पॉन्जी बन के लास्ट में टूटने का समय कितना दिन लेता है? 1 महीने का समय लेता है। तो इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या तो रजोधर्म। जितना हम बोलते हैं उसको से ज्यादा आवाज आना चाहिए तुम लोग का। इसको ऋतुस्राव या तो रजोधर्म कहते हैं। किसमें होता है, मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। सप्ताह पर होता है कि महीना पर होता है? महीने में होता है। साल में के बार? 12 बार। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। मतलब कि 40 साल के बाद वो जो गर्भाशय है वो इंतजार अपन बंद कर देता है कि अब हमको भ्रूण के इंतजार नहीं है। इसका मतलब कि महिला 40 से 50 वर्ष के बाद माँ नहीं बन सकती, ठीक है ना। महिला कब तक माँ बन सकती है? और सबसे कम उम्र, बढ़िया उम्र वैसे बोलेगा है 25 नहीं, 12 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नया नया रहता है, कहाँ से शिशु झेल पाएगा, है ना। तब 12 से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 18 19, 12 से लेके 40 50 की उम्र के बाद, है ना, इतना तक। उसके बाद माँ नहीं बन सकती। चलो, फलस्वरूप इसके बाद रजोधर्म क्या होता है? बंद हो जाता है। मतलब कि जब तक महिला में पीरियड आएगा जब तक ही वह माँ बन सकती है। जब तक पीरियड आएगा जब तक माँ, अगर पीरियड आना बंद हो गया, रजोधर्म होना बंद हो गया, तो माँ फिर नहीं बन सकती। देखो, रजोधर्म बंद हो जाता है जिसको रजोनी वृत्ति कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रजोनी। रजोधर्म किसमें होता है तुम बताओगे? सिर्फ महिला में कि पुरुष में रजोधर्म?
हैं? तो डर कह रहा है वो फिर? लग रहा है कि तुमको में ही हो जाएगा, नहीं बोलेगा तो। तो बोलो दबा के एकदम, गलती रहे चाहे सही रहे। महिला में देखो, प्लेसेंटा, इसको ध्यान रखना, ये आता है बाबू प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है। प्लेसेंटा क्या है? विशिष्ट ऊतक। साइंस में तुमको अभी तक यह नहीं पता है कि इस साइंस में ऊतक कैसे बनता है? ढेर सारा कोशिका के समूह को क्या कहते हैं जी? ऊतक कहते हैं। ढेर सारा कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है ना? तो एक विशेष ऊतक है जिसका तशरीत तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसा होता है। कैसन? तस्तरी नुमा संरचना। तस्तरी कस्तरी के का कहता है? तस्तरी जी। तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसा होता है। अब देखो प्लेसेंटा के आओ काम है। प्लेसेंटा के काम क्या है? माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण। देखो माँ के रक्त से क्या क्या दिया? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये सब किसको? अच्छा, ग्लूकोज ऑक्सीजन पोषणे न है ना, है? बच्चा के लिए भ्रूण को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? भ्रूण को प्रदान करता है। बच्चा सबसे पहले क्या रहता है? भ्रूण। भ्रूण रहता है। भ्रूण से पहले कुछ नहीं। भ्रूण से पहले पापा में अलगे रहता है, मम्मी में अलगे रहता है ना? और फिर जाके इसे मिलता है तब भ्रूण बनता है। अब भ्रूण के बाद वो शिशु धीरे धीरे वो आएगा, आगे आएगा एक्स वाई वाला ना, आगे आएगा। अब देखो, माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। कौन प्रदान करवाता है जी? प्लेसेंटा। कौन करवाता है? किसके द्वारा ये सब जाता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लेसेंटा के द्वारा। किसके पास? भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को निपटान करता है। और जो भ्रूण है, बात कर लो, जो है प्लेसेंटा वो ग्रंथि है जो माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन भ्रूण को देता है। और भ्रूण यूज कर लिया, ठीक है, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालनेगा ना बाहर, अपशिष्ट पदार्थ। तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा बाहर निकलेगा? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। अगर मूत्र त्याग करना हो, चाहे अपशिष्ट पदार्थ त्याग करना हो भ्रूण को, माने कि शिशु को जो पेट के अंदर है, किसके द्वारा करेगा? प्लेसेंटा के द्वारा। और अपन भोजन भी किसके द्वारा लेगा? प्लेसेंटा के द्वारा। भोजन के रूप में क्या लेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गर्भकाल पर। अब क्या आएगा? गर्भकाल। सुनो, गर्भकाल अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भ। अंड के निषेचन मतलब कि जब से सेक्स हुआ और जब तक बच्चा नहीं है ना, सेक्स से लेके डिलीवरी तक के काल को क्या कहते हैं? गर्भकाल। इसको क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। इसका समय, गर्भकाल के समय कितना दिन? गर्भकाल के समय होता है 9 महीना। कितना दिन? 9 महीना। कितना दिन? अरे दिन बुलाओ ना जी, गुना करो ना तनी। 270 दिन। कम भी हो जाता है, बाहर मतलब लगभग में होता है, ठीक ना? पहले भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब देखो, जनन स्वास्थ्य। हमको मादा जनन तंत्र हो गया खत्म जी, ठीक है? बच्चा का निर्माण कैसे हुआ, मादा जनन तंत्र सब खत्म। अब जनन से लेकर के कुछ स्वास्थ्य के बारे में जान लो कि जनन करने में, निषेचन करने में कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं ध्यान रखना पड़ता है ना? देखो, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। इस सब से स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य। इसका मतलब है जनन से संबंधित आयाम, शारीरिक बीमारी है ना, कोई भी जनन से आवे वाला बीमारी, इस सब से स्वस्थ होना। जैसे में कौन कौन बीमारी आ सकता है जी? देखो, रोगों का लैंगिक संचरण। रोगों का लैंगिक संचरण, लाओ इधर। रोगों का लैंगिक संचरण मतलब देखो, रोग मतलब लैंगिक मतलब
लैंगिक मतलब लिंग से, संरचन मतलब बंटवारा, आगे पहुंचना, मतलब कि लिंग के द्वारा कौन कौन सा रोग फैल सकता है ना। देखो, एसटीडीज अनेक अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे में जीवाणु जनित, जोन लिंग के माध्यम से जीवाणु के वजह से कौन कौन, तो गोनेरिया और सिफिलिस, गोनेरिया और बीमारी है, ठीक है ना, गोनेरिया और सिफिलिस, ये किसके वजह से होता है जी, जीवाणु के वजह से, किसके वजह से, जीवाणु के वजह से, ठीक है ना। कब होता है, जब लिंग के द्वारा उसका संचरण है ना, सेक्स के दौरान, कब होता है जी, हाँ। अब देखो विषाणु के वजह से, मस्सा चाहे तो HIV एड्स, चाहे तो HIV एड्स, एड्स बीमारी बहुत खतरनाक है ना। अगर किसी को हो जाए एड्स बीमारी, तब पता नहीं लगता है कि हुआ है, बहुत आगे समय के बाद उसको देह नहीं चढ़ेगा, बाल झड़ेगा, नींद खूब आएगा, ये सब माने लक्षण है एड्स बीमारी के। हाँ, उस एड्स है ना जो पूरा फिर चलते चल जाता है, पीढ़ियों चलते चल जाता है। देखो विषाणु जनित रोग क्या है जी, मस्सा और HIV एड्स। मस्सा जैसे और कुछ जीवाणु जनित, जैसे विषाणु से, विषाणु है ना, इससे मस्सा उस्सा का भी कोई के रहता है ना, मस्सा ये सब ज्यादा, ये सब से मस्सा उस्सा कोई के एकदम फालतू में रहता है बहुत, किसके वजह से, विषाणु की वजह से। और HIV एड्स भी होता है किसके वजह से, विषाणु के वजह से। और जीवाणु के वजह से होता है गोनेरिया और सिफिलिस, गोनेरिया और सिफिलिस। अब देखो इससे हमने बच कैसे सकते हैं, जीवाणु विषाणु तुम नाम नहीं सुने हो, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया सुने हो ना, सूक्ष्म जीव सब, तो वही सब है, जब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो वही जीवाणु विषाणु है। अब इस सब से बचे के उपाय देखो, कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संरक्षण कुछ सीमा तक रोका जा सकता है, किसके उपयोग से, कंडोम के उपयोग से। इस सब के संचरण मतलब कि बंटवारा, मतलब फैलना, ये सब रोग है जो फैले से हल्का कुछ मतलब कुछ सीमा तक रुक सकता है, क्या यूज करने से, कॉन्डम यूज करने से, ठीक है ना। चलो अब देखो, गर्भरोधन, गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। मतलब कि सेक्स हुआ लेकिन गर्भधारण, सेक्स तो हुआ लेकिन गर्भधारण नहीं हुआ, मतलब अंडाणु, अंडाणु है जो इंतजार कर रहा है, अंडाणु इंतजार कर रहा है, सेक्स भी हुआ, मतलब कि शुक्राणु यहाँ से निकला, शुक्राणु यहाँ से निकला, सेक्स होता है तो शुक्राणु जाता है ना जी, शुक्राणु किससे निकलता है, लड़का से, और अंडाणु किस में रहता है, लड़की में। मतलब कि शुक्राणु निकला, मतलब कि सेक्स हुआ इसके पास जाने के लिए, लेकिन इसको बीच में रोक दिया जा रहा है, इसको बीच में, यही रोके वाला प्रक्रिया के क्या कहते हैं, गर्भरोधन। मतलब कि गर्भधारण को रोकना क्या कहलाता है, गर्भरोधन। गर्भरोधन के एगो उपाय क्या यूज करना, कंडोम। देखो ऐसे होता है, ठीक ना, इसको शिश्न पर लगा के संभोग करने से गर्भधारण नहीं होता है। देखो गर्भरोधन के प्रकार की, कितना प्रकार से हम लोग गर्भधारण को रोक सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं ना। देखो यांत्रिक, मतलब कि कोई सामान माने कि कोई मशीन उशीन लगा के यांत्रिक रूप से, जैसे उन्हें है कुछ जुगाड़ लगा के, यह कुछ जुगाड़ लगा के बताएंगे इसको भी। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, शुक्राणु को अंड कोशिका तक, जैसे अभी बताए थे ना कि अंडाणु यहाँ था, अंडाणु, शुक्राणु भी यहाँ से निकला, लेकिन इसको बीच में रोक दिया गया। कैसे रोक दिया गया, तो ऐसे, रोक दिया गया इसको, है ना, वहां तक नहीं पहुंचाई, प्रक्रिया का कहलाया गर्भरोधन। देखो उदाहरण में, शिश्न को ढकने वाला कंडोम, शिश्न को ढकने वाला कंडोम, शिश्न को ढकने वाला कंडोम, इधर देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये मांसल संरचना, इसको ढकने वाला कंडोम। जब संभोग होगा यहाँ से शुक्रवाहिनी से शुक्राणु निकलेगा यहाँ से, ठीक है,
लेकिन वो कंडोम में रह जाएगा। वो कहाँ रह जाएगा? कंडोम में। समझ गया ना? अब देखो ये वो क्या निकला उपाय? कंडोम। योनि में रखे जाने वाला स्पाइरल कप या सर्वाइ सर्वाइकल कप। योनि में रखने वाला सर्वाइकल कैप। ये देखो सर्वाइकल कैप, ये तुमको दिख रहा है कुछ ऐसे? ये सर्वाइकल कैप है। ये क्या है जी? सर्वाइकल कैप। इसको कहाँ रखा गया है? योनि के अंदर। मतलब कि यहाँ से अगर शिश्न गया, अगर शुक्राणु छोड़ा भी तो शुक्राणु वहां तक, अंडाणु तक नहीं पहुंच सकना है, वहां तक नहीं पहुंच सकता है। देखो कौन पहुंचाया। इस सब के नाम है और कैसे लगाना है, कैसे उसको फिर निकलेगा, या हमको कहाँ पूछता है जी। देखो तुम उसका, अगर तुम चाहो तो तुम अपने मोबाइल में ये क्या है, ये सर्वाइकल कप है ना, इसका तुम देख लो। ये सर्वाइकल कप कैसा होता है, बढ़िया से दिखा देगा, है कि नहीं? ये कौन आकार का होता है? अब चलो, ये मतलब कि यांत्रिक अवरोधन है, गर्भरोधन रोकने का ये सब प्रकार है। कई प्रकार से रोक सकते हैं, तो दो को जाने, वो कौची लगा के? कंडोम। एगो सर्वाइकल कैप। ये दोनों में सस्ता कौन होगा? हैं? कंडोम होगा ये दोनों में सस्ता। तो हंसता है का है तब? आधा है। ये दोनों में सस्ता कौन, सस्ता उपाय कौन है इमेजिंग? कंडोम है ना? देखो ऐसे भी जानो तो ये गुब्बारा जैसा है कि नहीं? इसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया मटेरियल से बना होगा तब तो इसके अंदर जा रहा है, क्या कि इन्फेक्शन भी नहीं लगे। उसको थोड़ी है उतना कुछ। ये देखो रासायनिक तरीका, मतलब कि दवाई वाई खा के मादा में अंड को न बनने देना। मादा में अंड को मतलब कि सेक्स हुआ, शुक्राणु भी निकला, शुक्राणु भी निकला मेल से, लेकिन जो वहाँ लड़की है उसके अंदर अंडाणु को बनने ही नहीं दिया। दवाई खा के, दवाई खा के उसको बनने ही नहीं दिया। ये बेचारा जाके ढूंढ रहा है अंडाणु कहाँ है जीत कि हम नहीं बने हैं अभी। चलो कोई फायदा नहीं है ना? ये जाके ढूंढ रहा है, बनने नहीं दिया, तो कौची खा के? दवाई वाई खा के। मादा में अंडा को नहीं बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है। इसके लिए जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है, मतलब जो हार्मोन बनाता है ना अंडवाहिनी, ओकर संतुलन को परिवर्तित कर देता है। लेकिन एक साइड इफेक्ट भी है, लेकिन इसके अन्य प्रभाव भी, माने कि विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। मान लो कि तुम दवाई खाया, ऐसा हुआ कि तोर कहीं जीवन में बनवे नहीं किया अंडाणु, है ना? तब भी दिक्कत है कि नहीं जी? सबसे सेफेस्ट तरीका कंडोम। कंडोम चाहे फिर सर्वाइकल कैप, यही है। दवाई वाई वाला नहीं। डॉक्टर भी तुमको कभी भी सजेशन नहीं देगा। अब देखो IUCD, ये भी है गर्भरोधन के कुछ उपाय है। जैसे इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रे कौची है जी, कॉन्ट्रेप्टिव डिवाइस है कुछ। एक IUCD रखो याद। ये क्या होता है जो देखो, लूप या कॉपर टी, इसको नाम है कॉपर टी। इसका क्या नाम है? कॉपर टी। गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कॉपर टी कहाँ स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अब कहो कि वो कैसे रहता है, वहाँ फोटो नहीं लगाए हैं उसका। ये जो है ना उसी की तरह ऐसे रहता है कॉपर टी, ऐसे करके एगो ऐसे निकला रहता है आगे, और ऐसे रहता है कॉपर टी। इसको ऐसे पकड़ के, इसको कॉपर टी जिसे हम बता रहे हैं, इसको ऐसे पकड़ के फिर लगाया जाता है। कॉपर टी बहुत एकदम दर्दनाक रहता है ये सब जिससे गर्भधारण फिर नहीं होता है। अभी तक क्या क्या उपाय बताएं हम? एगो दवाई खा के, दवाई खा के, कॉन्डम लगा के, एगो सर्वाइकल सर्वाइकल कैप लगा के। कोई पढ़ पाएगा? एगो सर्वाइकल कैप लगा के। अब देखो शल्य शल्य क्रिया तकनीक, इससे कुछ मैंने हत्या करवा दे वाला। मान लो कि भ्रूण बन गया है तो उसको हत्या करवाने वाला। जैसे में एगो नसबंदी है ना? नसबंदी करा दिया पुरुष में, नसबंदी नसबंदी करा दिया तो शुक्राणु निकलवे नहीं करेगा, शुक्राणु वहाँ जयवे नहीं करेगा। पुरुष में होता है। महिला में
उसको भी नसबंदी कहते हैं, लेकिन उसका नाम है जो हमनी के नहीं। अच्छा देखो तो, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं उसको, पता लगा ट्यूबेक्टोमी। महिला में नसबंदी कह देता है, पुरुष में नसबंदी कह देता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देखो, नसबंदी करके पुरुष में शुक्र वाहिकाओं को रोक कर उसमें शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोकना। शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोकना माने कि नसबंदी कर देना, शुक्राणु वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ, नसबंदी। अब देखो, और महिला में ये तो हो गया, पुरुष में, मेल में। अब फीमेल में देखो, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके, अंडवाहिनी को रोक के अंड के स्थानांतरण को रोक देते हैं। मतलब कि अंडाशय में तो अंडाणु बना, लेकिन वो गर्भाशय तक पहुंचवे नहीं करेगा, गर्भाशय तक पहुंचवे नहीं करेगा। शुक्राणु मान लो जाके खोजबो करेगा अंडाणु के, तो गर्भाशय में ना है, ज़्यादा कहाँ जाएगा दूर तक बेचारा, वहाँ जाके ढूंढा नहीं मिला तो मतलब कि हाँ वहाँ तक जाता तो मर हो जाएगा। लास्ट है हमारा, अब है एगो भ्रूण हत्या, एगो गर्भाशय गर्भधारण रोकने का भ्रूण हत्या। इस पर सरकार बैन लगा दिए हैं, इस प्रकार लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है इस पर, ठीक है ना। भ्रूण हत्या करने से जेल उल सब हो जाता है। अगर कोई हॉस्पिटल इसे भ्रूण हत्या कराता है तो वो क्या हो जाएगा? सील हो जाएगा वो, ठीक ना, बंद हो जाएगा। अब देखो, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। मतलब कि उसको जब बना ना छोटा सा, उसको पेटे में मार देना। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। अगर भ्रूण हत्या हो गया तब भ्रूण हत्या क्या करवाता है कि अरे लड़की है, कोई चेक करवा के करवाता ना है जी, हैं? तो ये सब समाज के लिए बढ़िया है। खाली लड़के लड़के रह जाएगा तो लड़की कहाँ से आएगी? तो समाज के संतुलित लिंग के लिए, संतुलित लिंग अनुपात मान के लड़का लड़की दोनों रहे, भ्रूण हत्या करवाना आवश्यक नहीं है। भ्रूण हत्या करवाना पाप है इसके लिए, है ना। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि भ्रूण हत्या नहीं करवाना चाहिए। वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। हाँ, ये सब रोकना होगा। भ्रूण हत्या और लिंग निर्धारण, अल्ट्रासाउंड रहता ना है, अल्ट्रासाउंड वाला, ये सब अब नहीं करता है। कई गो सील हो गया है बाजार में, ठीक है ना। काहे हो गया है? तो भ्रूण लिंग के पहचान करता है कि मेल है कि फीमेल है ना, इसीलिए वो सील हो चुका है, ठीक है। ऐसा समझ में इतना। तो यही था हमारा।